न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज को विस्तार प्रदान किया, लेकिन इस दौरान राजनीतिक कारणों से दिल्ली और बंगाल में योजना लागू नहीं किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया। करेंगे इस पर खास चर्चा। होंगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को पीएम मोदी का बड़ा उपहार, पूरी की चुनावी वादों की एक और गारंटी। आयुष्मान योजना का विस्तार, अब 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मिलेगा मुफ्त में इलाज। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बुजुर्गों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले राज्यों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने पाने पर भावुक हुए पीएम, बुजुर्गों से मांगी माफी। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने को बताया सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी संग्राम के लिए नामांकन खत्म। दोनों राज्यों में कई बड़े नेताओं ने अंतिम दिन भरे पर्चे। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने 12,800 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव की अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की शुरुआत की। अब इस आयु वर्ग में आने वाले किसी भी आय वर्ग के लोग मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड भी सौंपे। पीएम ने चुनावी गारंटी पूरा होने पर संतोष जताया, तो वहीं राजनीतिक कारणों से दिल्ली और बंगाल में योजना लागू न किए जाने पर पीएम ने कटाक्ष किया। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने का जिक्र करते करते पीएम भावुक हो गए। दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने देश भर में 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होने का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार की स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभों को भी गिनाया। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा,
समय पर बीमारी की जांच, तीसरा मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं, चौथा छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना और पांचवा स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। पीएम ने लगभग 13,000 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन, 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का शुभारंभ और चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन जैसी पहल शामिल हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि किस तरह से ये जो सारी बातें हैं, और प्रधानमंत्री ने इस दौरान यूविन पोर्टल का भी उद्घाटन किया। क्या है ये यूविन पोर्टल, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और दूरदर्शन समाचार, डीडी न्यूज की ये कोशिश रहती है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं जनहितैषी, उसको बहुत ही सरल शब्दों में आप तक हम पहुंचा सके। तो इसलिए हम ये लेकर आए हैं कि यूविन पोर्टल, प्रधानमंत्री ने आज इसका इस कार्यक्रम के मौके पर उद्घाटन किया। तो ये क्या है ये यूविन पोर्टल, इस पर एक निगाह डालते हैं। ये यूविन पोर्टल ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात शिशु हैं, उनको जो लगने वाले टीके होते हैं उनकी जानकारी एक ही जगह पे अब आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसकी सारी जानकारी आपको एक जगह से मिल पाएगी यूविन पोर्टल के जरिए। नवजात शिशु से लेकर 17 साल तक की उम्र तक के हर बच्चे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड इस पोर्टल में होगा। आप कई बार भूल जाते हैं कि अपने बच्चे का वैक्सीनेशन पिछली बार कब करवाया था या फिर अगली बार कब वैक्सीनेशन होना है। तो ये पोर्टल, इस पोर्टल के जरिए आपको वो सारी जानकारी मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने आज इस पोर्टल का और लॉन्च किया, उद्घाटन किया। पोर्टल से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सारी जरूरी वैक्सीनेशन समय पर आपको मिल जाए और उसकी सारी जानकारी आपको जो संदेश है, जो मैसेज है, उसके जरिए या फिर इस पोर्टल के जरिए भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यूविन पोर्टल में हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन नवजात शिशु जो होते हैं उनको लगती हैं, जो गर्भवती महिलाएं उनको लगती हैं, तो वो किस किस कैटेगरी में होती है, वो सारी चीजें आपको वहां पे बहुत ही आसानी से इस पोर्टल पे आपको उपलब्ध हो पाएगी। जो भी वैक्सीनेशन हुआ है उसका प्रमाण पत्र आपको डिजिटल तरीके से प्राप्त करना होगा, और वो भी इस पोर्टल के जरिए मुमकिन हो पाएगा कि आपके पास, अगर आपको भविष्य में उस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो उसको भी आप यहां से हासिल कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को, इस प्रमाण पत्र को आप कहीं से भी एक्सेस करके और उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर उसका आप यूज करना चाहते हैं, जैसे बच्चे के एडमिशन के दौरान स्कूल में या फिर कहीं और, तो आप उसको डिजिटली एक्सेस कहीं से भी उस पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। यूविन पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के जरिए इस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आप इसके जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स है, उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप इसमें रजिस्टर आप खुद को करवा लें। यूविन पोर्टल की मदद से पसंदीदा वैक्सीनेशन केंद्र का भी आप कर सकेंगे मदद। जी हां, अगर आपके घर के आसपास या फिर बहुत दूर अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर है और आप चाहते हैं कि मैं यहां नहीं वहां जाना चाहता हूं, या फिर दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह जाना चाहता हूं, तो ये आपके पसंद के और आपके मन के मुताबिक होगा कि आप किसी भी सेंटर पर जाएं और वहां पे अपने आप को वैक्सीनेट करें, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा लें। तो ये कुछ अहम बातें हैं। अब आ जाते हैं जो आज का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। प्रधानमंत्री, आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए, और प्रधानमंत्री ने भावुक होते हुए ये कहा कि 2 राज्य की सरकारें, एक दिल्ली की सरकार और दूसरा पश्चिम बंगाल की सरकार, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हुआ है, और उससे पहले भी इस योजना का इन 2 राज्यों के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और यह है क्या योजना, इस पर एक निगाह डालिए। यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस योजना में 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य कवरेज होगा। आयुष्मान भारत योजना का जो विस्तार किया गया है, उस योजना में 70 साल या फिर उससे अधिक के जो बुजुर्ग हैं वो अब इस योजना के दायरे में अब आ जाएंगे। और इससे फायदा यह होगा कि 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 4.5 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। आप समझिए कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं देश के, उनको इस योजना से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो विस्तार किया गया है, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इससे फायदा होगा। और इससे होगा क्या कि प्रति परिवार
5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज इसमें दिया जा रहा है कि हर साल आप सालाना 5 लाख रुपए तक का जो आप निःशुल्क इलाज है वो आप अस्पताल में करा पाएंगे। ये एक सबसे इसकी जो खासियत है वो ये है। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही इस योजना का लाभ, आप किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से हो, आपकी कुछ भी हैसियत हो, लेकिन आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और आपकी उम्र 70 साल या फिर उससे अधिक है। अब तक 7.79 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है आयुष्मान भारत योजना के तहत। जी हां, 7 करोड़ से भी अधिक लोगों का इलाज हो चुका है और 3.6 करोड़ से अधिक महिलाओं का, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का, अगर इस पूरे योजना में जो लाभार्थी हैं उसमें से महिलाओं की बात की जाए तो वो भी लगभग आप देख सकते हैं 3 करोड़ 61 लाख से अधिक महिलाओं का इलाज हो चुका है और करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की इसमें लोगों की बचत हुई है। आप समझिए कि जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सबसे जो ज़्यादा इसका असर होता है वो गरीब परिवारों पर होता है, क्योंकि उनकी जो गाढ़ी कमाई है, जो बचत है, वो इसमें चली जाती है। इसलिए हमने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए की बचत उन लोगों को, उन परिवारों को हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, भावुक हुए इस बात को लेकर, उन बुजुर्गों को लेकर, कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना की सुविधा से अभी तक वंचित हैं। क्यों इन दोनों राज्यों की सरकारों ने अपने यहां इस योजना को लागू नहीं किया? अगर किए होते तो 5 लाख रुपए तक का उनको भी मुफ्त में इलाज संभव हो पाता। और अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को अपने यहां लागू किया है। तमाम राज्यों ने, इसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर। दिल्ली में 78 और पश्चिम बंगाल में 52 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वहां लिस्टेड अस्पताल नहीं है जहां कि आप जाके अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। दिल्ली में 78 और पश्चिम बंगाल में 52। बावजूद उसके इस योजना को वहां पे लागू नहीं किया गया। दिल्ली में 30 लाख लोग आयुष्मान योजना से वंचित हैं। यह आंकड़ा आया कि 30 लाख लोग इस योजना से वंचित हैं। अगर ये योजना यहां लागू होती तो ये सभी लोग उसके लाभार्थी होते। और वहीं पश्चिम बंगाल में आप देखिए 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग या परिवार आयुष्मान योजना से वंचित हैं। तो इसको लेकर, इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जब आज कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन्हें यही 2 राज्य हैं जहां की ये लागू नहीं हुआ है। अक्टूबर 2019 में ममता सरकार ने योजना को लागू करने से मना कर दिया। अक्टूबर 2019 में इस योजना को लागू करने से मना कर दिया। तो ये कुछ अहम बातें हैं जिसका कि जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों, जब इतनी अच्छी ये योजना है, तब फिर क्यों दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अपने यहां, अपने राज्य में इसको लागू करने से मना कर दिया। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो विषय है, जो विशेष है, वो जुड़ा हुआ है इसी विषय से कि सेहत के साथ आखिर सियासत क्यों हो रहा है, सेहत के साथ सियासत क्यों। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 स्टूडियो में और 2 हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं। आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ सोफिया खान है, जो कि टीएमसी के समर्थक है। सोफिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी स्टूडियो में मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक है। सेठी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार और जिसको कि आप सभी जानते होंगे, रामकृपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री जब आज इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, भावुक हुए और इसके जरिए उन्होंने तंज भी कसा कि आखिर उन बुजुर्गों से उन्होंने माफ़ी मांगी, दिल्ली के बुजुर्गों से और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से, कि भाई अगर आपकी सरकार आपके यहाँ अपने राज्य में इस योजना को लागू नहीं कर रही है, आयुष्मान भारत योजना को, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। सोफिया जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं इस योजना को, जिसका कि हमने जिक्र किया, तमाम राज्यों ने इसको लागू किया है, हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज, करोड़ों रुपए की बचत अब तक हो चुकी है, आपके यहाँ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, माफी तो मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को, इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बंगाल को उन्होंने हर तरीके से वंचित किया है। आप जानते हैं कि हाल में ही ममता बनर्जी, वंचित कहाँ की, आपको तो योजना दिया उन्होंने। आपको तो वो दिया योजना, आपने उसको लागू ही नहीं किया। किस किस चीजों से वंचित किया है? आवास योजना, आवास योजना में हमारे 20 लाख से ज्यादा श्रमिक हैं, वो लोग वंचित हैं। अगर हम 100 दिन का काम करवा के आज हमारा विषय जो है स्वास्थ्य पे है। सोफिया जी, नहीं, आप चर्चा को भटकाने का काम मत कीजिए। आप सिर्फ आज सेहत पे बात कीजिए ना, आप सेहत पे रखिए ना। आपने इस योजना को क्यों लागू नहीं किया, इसका जवाब दीजिए आप। बंगाल के कोई भी नागरिक वंचित नहीं है। हमारे पास बकायदा 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य साथी के नाम पर चलता है 2017 से, जहां पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इस स्कीम का, इस बीमा का लाभ उठा चुके हैं। और दूसरी बात है, आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू किया गया, इसका ये कारण है क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपत्ति इस बात की है कि ये भारत सरकार का जो ये योजना है, तो भारत सरकार का पैड ना होके इसमें ज्यादातर भाजपा और मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सोफिया जी, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है? बिल्कुल है, हर एक योजना हमने इस पे कई प्रोग्राम किए हैं, हमने उनकी बातें सुनाई है, हमने बाइट सुनाई है जो इसके लाभार्थी हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि स्टेट, राज्य से 40% जो है वो इनकम, जो फंड है वो स्टेट लगाती है, राज्य लगाती है। अगर राज्य 40% लगाती है तो क्यों ना राज्य अपना जो स्कीम है वो अपने बंगाल के नाम पर, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल की स्कीम उसके लिए सोफिया जी कोई मनाही नहीं है। आप अपनी योजनाओं को लागू कीजिए। भरोसा नहीं करते क्योंकि कई ऐसी स्कीमें हैं जो बंगाल में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, ये चूंकि इंटरकनेक्टेड इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आवास योजना और 100 दिन का पैसा, इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है बंगाल में कि ये पैसे रोक दिए गए हैं, बंगाल के लोगों को वंचित कर दिया गया है। इसके कारण ये आयुष्मान भारत योजना पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोगों को ममता बनर्जी पर विश्वास। मुझे एक चीज बताइए सोफिया जी, जो स्कीम है वो कथनी वाला स्कीम नहीं। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कितनी सारी, तो बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू किया। आपने यहाँ बहुत सारे राज्यों ने लागू किया। एक फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई योजना केंद्र सरकार बनाती है तो ये राज्यों को स्वीकार करना चाहिए। और बहुत सारे हमने दिखाया कि कई सारे दर्जनों राज्यों ने अपने यहाँ इस योजना को, स्कीम को लागू किया है। हमने 100 दिन के योजना को लागू किया, लेकिन उसके जगह पे हमें खुद देना पड़ा। कर्जदार होकर आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आरपी सिंह जी, पैसा शायद आपको पता नहीं है, आप देख लीजिए। आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? वो राज्य सरकार को चुकानी पड़ी जो कि केंद्र को देना था। तो इस तरीके से ये क्या गारंटी है कि आयुष्मान बंगाल में चलने दिया जाए? आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सोफिया जी को आप? देखिए, अभी आपने पैकेज में बताया कि 33 राज्य सरकारें उसको चला रही। बिल्कुल, तो इस पर फिर भी ये प्रश्न उठाएंगे तो इनका तो अधिकार है, क्योंकि इनको तो एलर्जी है कि किसी गरीब आदमी की चिंता हो और पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति बंगाल से बाहर भी कोई इलाज कराना चाहे। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ, मेरे बगल में गंगाराम हॉस्पिटल है। मेरे पास फोन आते हैं अलग अलग राज्यों से
उसमें बंगाल के लोगों के फोन भी आते हैं कि हमारा गंगाराम में इलाज करा दो। मैं कहता हूँ पूछता हूँ आयुष्मान कार्ड है? और नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं हाँ आयुष्मान कार्ड है। मैं नाम दे सकता हूँ, राजकुमार है हमारे एक जानकार है, उनका बेटा है, उसका इलाज कराया गंगाराम के अंदर। तो गंगाराम एक दिल्ली की अच्छी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है। ये पोर्टेबिलिटी की सुविधा है इसके तहत कि आप चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हो, आप उस योजना का लाभ किसी दूसरे राज्य में भी ले सकते हैं। और हमने बंगाल के बारे में बताया, बंगाल में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां इसकी सुविधा है और वहां पे बाकी राज्यों के जो लोग आके वहां पे सुविधा उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को इसका सुविधा नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं बंगाल में, वो यूपी से हो, वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, जो वहां पर काम करने जाते हैं, उनके लिए उनका क्योंकि कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उनके राज्य का है, इसका लाभ वो वहां पर, वो जो वहां के राज्य के अंदर जो अस्पताल है उनमें लेते हैं, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत इम्पैनल्ड है। इसमें क्या कि कोई राजनीति, इनको किसी गरीब आदमी से लेना जाना नहीं, इनको इससे लेना जाना नहीं कि किसी का भला हो जाएगा। और 70 मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेंगे, इनकी जो स्कीम है कृपा करके चेक करा दें कि 70 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की जो स्कीम है या नहीं है अपने इनके राज्य में। बिल्कुल क्या कि 70 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है ये उनके लिए, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है। हाँ, बुजुर्गों को इंश्योरेंस भी नहीं मिलती। वो जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत दिक्कत से मिलती है और बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। एक और आरपी सिंह हमारे साथ परमिंदर जी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यही हाल परमिंदर जी दिल्ली का भी है। एक छोटी बात कह दो, परमिंदर जी आम आदमी पार्टी के वैसे जनरली आम आदमी के सपोर्टर और इस योजना के पक्ष में भी बोलेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि ये बोले पक्ष में। मैंने किसके पक्ष में बोलना है? मैंने देश के पक्ष में बोलना है, देशवासियों के पक्ष में बोलना है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में उसको सुविधा नहीं मिलती, चाहे उसका MRI है, चाहे CT स्कैन है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, चाहे उसका 5 लाख नहीं, चाहे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक का खर्च हो, दिल्ली सरकार बेयर करती है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी माफी मांगी थी। योजना को लागू करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी माफी मांगी थी। किसानों पे चले गए, किसानों की बात मत कीजिए। देश के हर नागरिक से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से, अगर इस योजना की भी मैं बात करूं, वो युवाओं की बात करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, किसानों के हित की बात करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं की बात करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? 140 करोड़ के देश के अंदर आप 7-8 करोड़ लोगों को, मैं कहता हूं जिसका आधार कार्ड है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। परमिंदर जी आप जाइए, जो बीमार पड़ते हैं आप उनके घरों में जाइए, उनकी गाढ़ी कमाई चली जा रही है। रोजगार की बात करिए, रोजगार में आपने सारा सरकारी नौकरी तो खत्म कर दी, जो प्राइवेटाइज है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले आए, लोग त्राही कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो अपना इलाज वो खुद अपने पैसे से करवा पाएंगे। चाहे मैं कहता हूं अगर आपने इस तरह की सुविधा दी है तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो गई हैं? मैं आपको बताता हूं, 33 राज्यों ने इसको लागू किया है, उसमें तो गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेने जाते हैं 18% GST है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर जो आज से 7-8 साल पहले 10-15 हजार में मेडिक्लेम मिलता था, आज 40 हजार में मिलता है। सरकार उसके ऊपर भी तो ध्यान देना। मैं जवाब ले लेता हूं, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा परमिंदर जी, मैं तो सोचता था कि आप सचमुच आम आदमी की चिंता करते, मुझे नहीं पता कि आप सीधा पार्टीबाजी में चले जाएंगे। तो जो मूल बात करें, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, मैं अभी चलता हूं आपके साथ सरकारी अस्पताल में और मेरा इलाज वहां पे होगा नहीं, और उसके बाद मैं प्राइवेट में जा नहीं सकता जी, क्योंकि वहां से रिकमेंडेशन होती है। सिर्फ दिखावा है, सिर्फ कहने के लिए। आपकी योजना को भी कहता हूं दिखावा है। मैं आप चलिए ना मेरे साथ सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, रात के 1-1 बजे तक एम्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा। पता नहीं किसको आप आयुष्मान योजना का बेनिफिट दे रहे हैं। लोग अपना मकान बेचकर अपना इलाज करा रहे हैं। आप पूरे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के बारे में सोचिए। लेकिन सब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई योजना अच्छी योजना है बुजुर्गों के लिए, उसको अप्लाई करने में, इंप्लीमेंट करने में क्या हर्ज है? दिल्ली की अपनी योजना है, वो यहाँ पे 5 लाख का, 5 लाख नहीं 60 लाख 70 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। लेकिन केंद्र सरकार की योजना है, इसको तो हाथों हाथ लेनी चाहिए आप लोगों को। नहीं वो ले रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूं आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। आरपी सिंह जी
आप एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपकी अपनी समस्या है, आपने पार्टी ट्रैक पे बोलना है, लेकिन मेरे को आम आदमी के लिए बोलना है, मेरे को देशवासियों के लिए बोलना है, मेरे को गरीब आदमी के लिए बोलना है, मेरे को मजदूर के लिए बोलना है, मेरे को किसान के लिए बोलना है, जिनके साथ आपने वादा करा और आपके प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, उसके बाद भी वो कानूनों के ऊपर उनको सुविधा नहीं दी गई। अब रामकृपाल जी आपकी बारी है, कैसे आप देखते हैं, आपने इन तमाम लोगों की बातों को सुना, क्या ये जायज़ है ये कहना कि जिस तरह की ये बातें, चाहे वो टीएमसी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, क्या ये कहना जायज़ है कि हम अपनी तरफ से अब किसानों से माफ़ी मांग रहे हैं, पीएम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल कि अगर कोई अच्छी योजना है, एक फेडरल स्ट्रक्चर भारत में है, कोई योजना अगर लागू की जा रही है तो वो तमाम राज्यों के लिए है, वो केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना होती है वो पूरे देश के लिए है, वो किसी पार्टी और किसी उसके लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोक कल्याणकारी सरकारें जो होती हैं उनका तो काम होता है कि जनता को जितना ज़्यादा मिल सके बिल्कुल उतना अच्छा है, चाहे वो खुद दें, चाहे कहीं से अगर आ रहा हो तो वो दें, तो उसके लिए प्रयास करें कि वो उनको मिल जाए। ठीक। मैं आज ये कहता हूँ, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता ने भी जो बात कही वो तो क्लियर कर दिया कि मोदी जी की योजना है। भाई मोदी जी की जो भी प्रधानमंत्री रहेगा निर्णय की योजना होगी, कभी नेहरू जी की योजनाएं थी, इंदिरा जी की योजनाएं थी, राजीव जी की योजनाएं थी, ममता जी की भी योजनाएं होंगी। सवाल इस बात का है कि अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 5 लाख और मिल जाते तो जो बंगाल के लोग हैं उनको कम से कम 10 लाख मिल जाता। बिल्कुल। ये तो मैंने सुना है कि देने में मदद करनी चाहिए, लेकिन रोकने में कोई ऐसी कोई कल्याणकारी सरकार है जो कोई चीज किसी को मिल रही है, गरीब आदमी को या 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उसको रोकने वाला। और नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। और ऐसा भी नहीं, इस देश में सिर्फ 2 ही स्टेट में विपक्ष की सरकारें 33 राज्यों में मैं वही कह रहा हूं, जब बाकी राज्यों में मिल रहा है, मेरा तो यही कहना है कि कहीं से भी अगर कोई चीज ऐड ऑन हो रही है, जिसको आप कहते हैं सब्जी लेने जाते हैं तो एक घलवा मिल जाता है, आप घलवा ही समझ लीजिए, लेकिन उससे क्यों रोक रहे हैं, क्यों महरूम कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कहीं मोदी जी पॉपुलर न हो जाए हमारी स्टेट में। इसमें भी राजनीतिक नफा नुकसान देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल वोट की राजनीति है विशुद्ध रूप से, और ये डरे हुए लोग हैं जिनको ये लगता है कि कहीं मोदी जी के प्रति हमारे जनता में एक तरह से जैसे होता है ना, समर्थन का भाव न उत्पन्न आ जाए, उनको धन्यवाद की बात हो। जब पैसा आएगा गरीब आदमी के इलाज होगा, तो निश्चित तौर पर यह डर है, सिर्फ ये डर है जो इस तरह की चीज को रोके हुए है। यही मेरा सवाल भी था सोफिया जी कि इस तरह की चीजों को, एक सेहत की बात है, गाढ़ी कमाई चली जाती है जब कोई बीमार पड़ता है, उसको भी आप लोग मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू में आप लोग तोलने का काम करती हैं। रामकृपाल जी, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा कि 10 लाख मिल जाता, 5 और 5 प्लस 10, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मोदी जी से कहकर पहले आप हमारे बंगाल के जनता के 100 दिन का पैसा और आवास योजना का पैसा दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अभी तो जिस टॉपिक पर बात हो रही है, सेहत के हवाले से आपको दिया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आरपी सिंह जी कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि अगर इतना ही ज्यादा दर्द होता है, इतनी ही ज्यादा यहाँ वो जो कह रहे कि बंगाल के लोग जाकर भाजपा के लोगों से मदद मांगते हैं, तो अगर ऐसा होता तो बंगाल में 18 सांसद से 12 सांसद पे वो नहीं आ जाते। ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है सोफिया जी, आधे होकर 200 पार नहीं हो जाते। ठीक है, लेकिन जो दर्शक इस बात को देख रहे होंगे, जो बुजुर्ग चाहे वो दिल्ली के हों या फिर बंगाल के हों, वो भी अफसोस जता रहे होंगे कि किस तरह से उनको फायदा होना चाहिए था, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि और भी ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो नहीं मिल पाया। राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से, उस दृष्टि से, उस तराजू पे तौल के इन तमाम योजनाओं को देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने आज इस बात को लेकर काफी भावुक भी नजर है। समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और ब्रेक के जब हम आप वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से आज रोजगार मेले के जरिए 51,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं, रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल तरीके से हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री ने 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन युवाओं को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहली दिवाली को बेहद खास बताया। इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। केंद्र और एनडीए सरकारों द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का जिक्र करते हुए पीएम ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने के कल्चर को सराहा। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। पीएम ने कहा कि एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास से भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों में नियत और नीति के अभाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीए की तुलना में एनडीए के आंकड़ों को सामने रखा। 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में
आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। युवा भारत के सशक्तिकरण में रोजगार मेला जैसी पहल बेहद कारगर है। वहीं इसमें शरीक नवनियुक्त युवाओं के लिए पीएम का संदेश भी साफ है कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसे कि हमने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक लाखों युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, उसमें आप समझिए कि क्या है ये रोजगार मेला और किस तरह से अब तक कितने लोगों को मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज इसकी शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने अब तक रोजगार मेलों में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को जो ज्वाइनिंग लेटर, जो नियुक्ति पत्र है, वो दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी नीतियां देश को आर्थिक तरक्की दे रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। फिर चाहे वो मुद्रा योजना की बात हो, स्किल इंडिया की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, ये इसके जरिए युवा आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। नई जो पीएम इंटर्नशिप योजना है उसको लेकर भी देश भर के युवाओं में काफी उत्साह का माहौल है। आरबीआई की रिपोर्ट इसके हवाले से ये कहती है कि 2017 से 18 से लेकर 2023-24 के बीच 16.8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। 2023-24 वित्तीय वर्ष में ही करीब 4.67 करोड़ नौकरियां पैदा हुई और कुल रोजगार की संख्या बढ़कर 64.33 करोड़ हो चुकी है। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि किस तरह से रोजगार बढ़े हैं। 2023-24 में बेरोजगारी दर में कमी आई है, ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। साथ ही साथ कुल रोजगार 643.3 मिलियन, वित्त वर्ष 2022-23 में यह 596 मिलियन रहा था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर को, जैसा कि हमने कहा, 2022 को इस मेले की शुरुआत की। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि काफी उत्साहवर्धक है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से लगातार साल दर साल जो रोजगार है वो बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री भी इस मेले के जरिए जो नियुक्ति पत्र है वो देने का काम कर रहे हैं। यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे नामांकन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी महाविकास अघाड़ी में टेंशन बाकी है। टेंशन का माहौल लगातार अभी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खबर पर नजर। जय भवानी, जय शिवाजी, a warrior so brave he'll forever be hailed. Maharashtra tourism. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपने विस्तृत जवाब में कहा है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे उनकी पुख्ता जांच के बाद आयोग के सामने जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर उनके सभी आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाने से पहले साक्ष्यों और तथ्यों की जांच कर लिया करें, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चोट पहुंचती है। आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराती है।
और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा काफी हाई है। चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में जो सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन अब भी बरकरार है। हालांकि आज आखिरी दिन था नामांकन फाइल करने का, लेकिन अब भी महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां के लेकर पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि एक दिलचस्प चीज़ें ये आ रही हैं कि अब भी चूँकि उसमें बहुत सारे जो दल हैं, वो जो प्रत्याशी है वो किसी और दल का है, और जो वो चुनाव का पर्चा भरने गया वो किसी और दल की तरफ से चुनाव का पर्चा भर दिया। तो ये कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी उसमें जो हैं वो पेंच फंसे हुए हैं। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। मंगलवार को महायुति और महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा ने जिले की साकोली सीट से नामांकन भरा। शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसी सीट से शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना से संजय निरुपम ने डिंडोशी सीट से अपना नामांकन भरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में जीत का दावा किया। वहीं एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने चुनाव के शांतिपूर्वक रहने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहले जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और आम जनता उन्हें ठीक लगे इसका स्वीकार करे। वहीं नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं और उम्मीदवारों के बीच कई तरह की दुविधाएं हैं। एमवीए में कई नेता दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी में कुल 279 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, जबकि 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं नामांकन वाले दिन भाजपा ने भी चौथी लिस्ट जारी की, तो वहीं शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी 5 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। अब तक एनसीपी के 88 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड चुनाव की बात की जाए तो 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव होना है, और इसको लेकर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आज पूरे दिन प्रत्याशियों ने पूरे दमखम और हजारों समर्थकों के साथ प्रदेश की कई सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल किए। और यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कहां वक्फ के कब्जे से बची किसानों की जमीन। वक्फ के कब्जे से किसानों की जमीन बच गई है। यह खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक।
BIS, inspiring quality. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर कर्नाटक से है, जहां की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आखिरकार झुक गई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर मनमाने तरीके से अपना दावा ठोकने के बाद जारी किए गए नोटिस को सरकार वापस लेगी। वक्फ बोर्ड के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कर्नाटक सरकार को आखिरकार अपने फैसले से पीछे हटना ही पड़ा। विजयपुरा जिले में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा ठोके गए दावे के बाद सरकार ने जारी किए गए नोटिस को वापस लेने का फैसला किया है। मामले में बढ़ते दबाव के बाद सोमवार को राज्य के कानून मंत्री HK पाटिल मीडिया के सामने आए और किसानों को भेजे गए नोटिस को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति में बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। पाटिल ने कहा कि प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर गलती हुई कैसे। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इसकी पुष्टि की। हम हर एक को जो भी है लीगल जो भी है, हम अभी कोई भी रहने दो, अभी फार्मर छोड़ दो, आप किसान छोड़ दो, आप अभी आपकी भी अगर प्रॉपर्टी किसकी भी आम आदमी की अगर है ना, तो हम लोग ले सकते क्या? भाजपा पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। And now he is giving some sort of assurance after doing a U-turn, saying that no lands of farmers will be taken. But Siddaramaiah ji, how do we believe you? You are the same person who said no scam in Muda, then your wife was returning the Muda land. Khadge ji said no scam in Aerospace Park, he was returning the land of Aerospace Park. मामला कुछ यूं है कि कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुका स्थित होनवाड़ा गांव के करीब 41 किसानों को हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी 1500 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। नोटिस में दावा किया गया कि ये जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन है और वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित है। वहीं किसानों का कहना है कि उनके गांव में इस नाम की कोई दरगाह है ही नहीं और ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। नोटिस मिलने के बाद किसानों ने जमकर इसका विरोध किया, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और लक्ष्मणगढ़ में धनतेरस के मौके पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सालासर से आ रही एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया है। वहां से घायलों को सीकर और जयपुर रेफर किया गया। तो आपने ये खबर देखी किस तरह से एक हादसे में कई लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों को अब अस्पताल जो है वो रेफर किया जा रहा है। और इस सब के बीच पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर में हुए बस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएमओ द्वारा जारी संदेश में कहा गया है कि राजस्थान के सीकर में हुआ बस हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने का संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। और सीकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है।
और अब बात एकता दौड़ की। जी हां, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं श्रीनगर, ओडिशा के भुवनेश्वर, गुजरात के अहमदाबाद और असम की राजधानी असम के एक शहर गुवाहाटी में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन को राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अहम योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी को आयोजित करने की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश की अखंडता को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है। बात फिल्म फेस्टिवल की तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफी के प्रमुख श्रेणी भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों समेत 25 फीचर फिल्मों को 384 फिल्मों में से चुना गया है। भारतीय पैनोरमा 2024 की आरंभिक फिल्म के लिए जूरी ने रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया है। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में 262 फिल्मों में चयनित 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गैर फीचर श्रेणी में आरंभिक फिल्म के लिए फिल्म निर्णायक समिति को पसंद हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित घर जैसा कुछ लद्दाखी भाषा में ये फिल्म है। फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। निर्णायक कमेटी में 12 सदस्य शामिल हैं। इफी के एक अंग के रूप में भारतीय पैनोरमा 1978 में आरंभ हुआ था, जिसका मकसद सिने कला से भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। और अब बात दीपोत्सव की। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से राम नगरी राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट और रामकथा पार्क का पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है, क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं
और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीप वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ की। मैं लगभग 3 साल से दीपोत्सव में शामिल हूँ और हर बार दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाई जाती है। भगवान ने चाहा तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और ये जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे, जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है। अयोध्या का दीपोत्सव हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान बनाता है और अयोध्या से ही पूरी दुनिया देखती है कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए पूरी दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हैं, विश्व कल्याण का उपदेश देते हैं। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। और आपसे विदा लेने से पहले आप सभी दर्शकों को डीडी न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की भी। आप खबरों को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कलाकृतियों को देखा, उनकी सराहना की, साथ ही कलाकारों से बात भी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण किया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 एंटी कैंसर दवाइयों की कीमत कम करने के निर्देश जारी किए हैं। दवाओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में इन दवाओं में लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था। साथ ही 10 अक्टूबर को दवाओं में लगने वाली जीएसटी को 12% से घटाकर 5% तक कर दिया था। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। साथ ही ड्रोन के जरिए सुदूर क्षेत्रों में दवाइयां भेजने के लिए ड्रोन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मिलकर दिल्ली के एनसीआर में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में मेथाफेटामाइन नामक ड्रग का निर्माण किया जाता था। पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की और लगभग 95 किलोग्राम ड्रग जब्त किए। इसके अलावा कई रसायन और आयातित मशीनरी भी बरामद की गई है। न्यूज नाइट के